सुनिए, मैं आगे झुक कर बोला, दामोदर राणा को चाहे शूट किया जाए या उसे कुत्तों से फड़वा कर मार डाला जाए, इस बात की रत्ती भर भी परवाह मुझे नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसकी बेटी का कोई अहित हो। आप साफ साफ बताइए कि इस मामले में कुछ करेंगे या नहीं। चौहान ने कठोरतापूर्वक मुझे घूरा। शांति से बैठो, वह बोला। मैं एक्शन लूँगा। मैं शांत बैठ गया। चौहान ने इंटरकॉम का स्विच दबाया। दुर्गा और ललता को फौरन यहाँ भेज दो, उसने कोड़े की फटकार जैसे शोर में कहकर स्विच ऑफ कर दिया और मुझे सरासर नज़रअंदाज करके दरवाजे की ओर देखने लगा। चंद क्षणोपरांत जिन दो आदमियों ने भीतर प्रवेश किया, वे न तो लिबास से पुलिसमैन थे और न ही शक्ल, सूरत और चाल ढाल से। एकाएक मेरे दिमाग में छाई सारी धुंध छट गई। मैं भयानक गलती कर बैठा था। असल में पुलिस कमिश्नर चौहान ही वह बेहद असरदार और पहुंच वाला आदमी था जिसका सहयोग दिलावर को मिला हुआ था और दोनों आगंतुक पेशेवर बदमाश थे। उनमें मेरा पूर्व परिचित था। उन दोनों में से एक सख्त चेहरे वाला 20-22 वर्षीय वही था जो मेरी अपार्टमेंट बिल्डिंग में नया लिफ्ट ऑपरेटर बना था। दूसरे की उम्र करीब 40 साल थी। औसत कद, इकहरा, लगभग होठ विहीन मुंह और सूनी बेजान सी नज़र आने वाली। इनमें से दो ही समानताएं थी, दोनों ही हिंसक और निर्दय थे। कमिश्नर साहब, मैं व्यंग्यपूर्वक बोला, ये दोनों आपके तो हरगिज नहीं है। रिश्ते में दामाद जरूर हो सकते हैं। बको मत, चौहान गुर्रा। नहीं बकूंगा, मैं उसी की तरह गुर्राता हुआ बोला। बस बकवास और सुन लो। पैसे की खातिर जिन बनमानुस के अपना दीन ईमान बेच चुके हो, वह वक्त आने पर सबसे पहले तुम्हें ही रास्ते से हटाएगा। शट अप, चौहान पूजे गुर्राया। फिर उन दोनों की ओर मुखातिब हुआ। इसे ले जाओ और ऐसी जगह पहुंचाकर आना जहां से यह वापस नहीं लौट सके। राइट सर, बेजान सी आंखों वाले ने अदब के साथ कहा। वे दोनों मेरे दाएं बाएं आ खड़े हुए। उठो, बेजान सी आंखों वाला सांप की तरह फुंफकारता हुआ बोला। मैं खड़ा हो गया। चौहान के चेहरे पर कुटिलतापूर्वक मुस्कान थी। वह मुझे इस ढंग से देख रहा था मानो मैं जीता जागता इंसान न होकर बलि का बकरा था। मेरे दिमाग में गुस्से और नफरत की ऐसी भयानक लहर उठी कि मैं खुद को रोक नहीं सका। मैंने चौहान के मुंह पर थूक दिया और पलटकर उन दोनों जल्लादों से बोला, चलो। लड़के ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। बेजान सी आंखों वाले ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर मेरी गर्दन के पृष्ठभाग से सटा दिया। चुपचाप चलो, वह बोला। कोई भी गलत हरकत तुम्हें वक्त से पहले ऊपर पहुंचा देगी। मैं मरना नहीं चाहता था, इसलिए गलत हरकत करने का भी मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। आते वक्त जो इंस्पेक्टर मुझे दरवाजे के बाहर तख्त पर खड़ा दिखाई दिया था, वह उसका कहीं पता नहीं था। सारा सिलसिला एकदम योजनाबद्ध था। वे दोनों मुझे कोठी के पिछले रास्ते से बाहर ले आए। मैं मन ही मन सोच रहा था, जहां चौहान जैसे पुलिस कमिश्नर होंगे, वहां अपराध का बोलबाला होना ताज्जुब की बात जरा भी नहीं थी। ललता, तुम इसके साथ यहीं ठहरो, लड़के ने बेजान सी आंखों वाले अपने साथी से कहा। मैं कार लेकर आता हूँ। ठीक है, जाओ, ललता ने लापरवाही से कहा। लड़का, जिसका नाम निश्चय ही दुर्गा था, चला गया। मुझे अपनी गर्दन पर रिवाल्वर के नाल की चुभन बराबर महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने
किसी भी हरकत के बारे में सोचने तक की जरूरत नहीं की। मुश्किल से 4 मिनट बाद दुर्गा पुरानी सी फिएट कार में आ पहुंचा। उसने कार का पिछला बायां दरवाज़ा खोला। ललता के आदेश पर मुझे पिछली सीट पर बैठना पड़ा। फिर ललता ने मेरी बगल में बैठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। रिवाल्वर का रुख अब मेरे पेट की तरफ था। इसे कहाँ ले जाना है ललता? दुर्गा ने पूछा। जहाँ चौहान ने कहा है, ललता ने जवाब दिया। लेकिन बास भी तो इससे मिलने के लिए मरा जा रहा है। तो फिर ऐसा करो, रास्ते में कहीं से उसे फ़ोन कर लेना। ठीक है। दुर्गा ने अपनी जेब से निकालकर एक सिगरेट फोटो में दबा ली। फिर माचिस की तलाश में जेबें थपथपाई और फिर पलटकर मुझसे पूछा, माचिस है दोस्त? मैंने माचिस निकालकर उसे दे दी। दुर्गा ने सिगरेट जलाकर माचिस अपनी जेब में रख ली। तुम्हें जब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्यों? मैंने मूर्खों की बात ही पूछा। इसलिए कि तुम्हारी तमाम ज़रूरतें जल्दी ही ख़त्म हो जाने वाली है। दुर्गा इंजन स्टार्ट करता हुआ बोला, क्योंकि तुम खुद ही ख़त्म हो जाने वाले हो। कार चल पड़ी। तुम वाकई मुझे ख़त्म कर दोगे? मैंने उन्हें बातों में लगाए रखने की गरज से पूछा। हाँ, इस बार ललता बोला। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं। फिर? बास तुम्हें पसंद नहीं करता। बास? हाँ, दिलावर। ओह, लेकिन मैंने तो उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुम दूसरों के मामले में टांग अड़ाकर उनकी वे बातें जानने की कोशिश करते हो जिन्हें वे किसी को जानने देना नहीं चाहते। लेकिन मैं तो जानता भी कुछ खास नहीं हूँ। मसलन यह तक भी नहीं जानता कि चौहान तुम लोगों के साथ है। हर कोई हमारे साथ है। कार ड्राइव करता दुर्गा ने हस्तक्षेप किया। कल सुबह का सूरज इस शहर में हमारी हुकूमत को सलामी देगा, बशर्ते कि आज रात दामोदर राणा को ठिकाने लगा दिया गया। ललता के बेजान से आंखें सिकुड़ गई। वह तुम्हें किसने बताया? उसने पूछा। चौहान ने। मैंने झूठ बोला। अच्छा, और भी कुछ बताया था उसने? नहीं। अचानक कार रुकी। मैंने देखा, पास ही पेट्रोल पंप था। दुर्गा कार से उतरा, पेट्रोल पंप के कांच की दीवार वाले पार्टीशन में चला गया। जाहिर था वह दिलावर को फ़ोन करने गया था। चंद मिनटों उपरांत वह वापस लौटा। ड्राइविंग सीट पर बैठकर पुनः इंजन स्टार्ट किया और कार ड्राइव करने लगा। बास बिजी है, वह संक्षिप्त स्वर में बोला। हमने क्या करना है? ललता ने पूछा। समुद्र तट पर कहीं ले जाकर इसकी छुट्टी किए देते हैं। दिलावर है कहाँ? मैंने पूछा। एक आध मज़ेदार बात मुझे भी बता दो। तुम्हें ललता बताएगा। इसे बड़ी मज़ेदार बातें आती हैं। कार समुद्र तट की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। मेरी रिस्ट वॉच 8 बजने की सूचना दे रही थी। वातावरण में रात्रि का अंधकार फैल चुका था। उगते हुए चांद की रोशनी अपर्याप्त थी। पर्याप्त नहीं थी, अपर्याप्त थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। ललता ने अपने कोट की बाईं जेब से लंबा, पतला लेकिन मजबूत एक ऐसा तार निकाला जिसके दोनों सिरों पर लोहे के बड़े बड़े और मोटे मोटे 2 कड़े जुड़े हुए थे। पल भर के लिए मैं असमंजस में पड़ा। फिर मेरी समझ में आ गया वो क्या चीज़ थी। ललता निरसंसतापूर्वक मुस्करा रहा था। ये क्या है? मैंने अनजान बनकर पूछा। तुम्हें ऊपर पहुंचाने वाली सीढ़ी। अच्छा, हाँ। एकाएक मुझे अपना गला खुश्क हो गया महसूस हुआ। मेरी आंखें लोहे के उसी तार पर लगी थी जो कि बकौल ललता मुझे ऊपर पहुंचाने वाली सीढ़ी थी। ललता के दाएं हाथ में थमे रिवॉल्वर की गड़न मुझे लगातार अपने पेट पर महसूस हो रही थी। कार सड़क से उतरकर अब एक ऐसे पथरीले रास्ते पर हिचकोले खाती हुई बढ़ रही थी जो एक चट्टान के सिरे पर पहुंचकर खत्म होता था। रास्ता सुनसान था। यहाँ दिन में भी कभी कभार ही कोई आ सक निकलता था। चांद बादलों में छुपा हुआ था। फलस्वरूप वातावरण अंधकारमय था। समुद्री पानी की गंध साफ महसूस हो रही थी। चट्टानी किनारों से टकराती लहरों के थपेड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद अचानक कार रुक गई। अंधेरे को चीरती हेडलाइट्स की रोशनी एक अपेक्षाकृत
समतल चट्टान पर पड़ रही थी। मैं समझ गया, तार से गला घोंटकर ख़त्म करने के बाद वे दोनों जल्लाद चट्टान से नीचे धकेल कर मुझे समुद्र में फेंक देंगे। मौत के एहसास ने मेरी बुद्धि कुंठित कर दी। जिस्म से ठंडा पसीना बह निकला। ड्राइविंग सीट पर बैठे दुर्गा ने हेडलाइट्स ऑफ करके पलटकर मेरी ओर देखा। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? उसने इस ढंग से पूछा मानो कोई बादशाह सूली पर चढ़ाए जाने से पहले किसी मुजरिम से उसकी अंतिम इच्छा पूछ रहा था। मेरा गला इस कदर खुश्क हो गया था कि बोलना चाहकर भी मैं कुछ नहीं बोल सका। ललता हंस पड़ा। दुर्गा, वह बोला, लगता है यह तो मौत के डर से ही मर जाएगा। अच्छा है। दुर्गा दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरता हुआ बोला, तुम्हें तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। मेरी तरफ वाला दरवाज़ा खोल दिया। नीचे उतरो और बेहतर होगा कि किसी किस्म की चालाकी करने की कोशिश न करो। और कोट की जेब से निकालकर रिवॉल्वर मुझ पर तान दी। चालाकी करने की कोशिश करना तो दरकिनार ही रहा, कोई चालाकी सूझ तक भी नहीं रही थी। मैं चुपचाप नीचे उतर गया। ललता ने भी मेरा अनुकरण किया। चलो, वह बोला, लेकिन मेरे जिस्म को मानो लकवा मार गया था। मैं हिल तक भी नहीं सका। अबे खड़ा क्या है? ललता गुर्रा, मरने के लिए चल। और सर्वथा अप्रत्याशित रूप से एक झन्नाटेदार तमाचा मेरे गाल पर चल जड़ दिया। मुझे अपना जवाड़ा हिल गया सा और दिमाग घूमता सा महसूस हुआ। जोरदार तमाचे ने मृत्यु भय से निष्क्रिय हो गए मेरे मस्तिष्क को क्रियाशील कर दिया। मैं लड़खड़ाता सा आगे बढ़ा, जगह जगह पड़े गोल पत्थरों से ठोकर खाता हुआ और गिरता पड़ता सा। ललता तार संभाले मेरे साथ साथ चल दिया। दुर्गा 2-3 कदम पीछे था। चट्टान की ओर बढ़ते हुए मेरा दिमाग बच निकलने की कोशिश, कोई तरकीब भी सोचने में व्यस्त था। चट्टान के सिरे पर पहुंचकर हम तीनों रुक गए। मैं और ललता लगभग चट्टान के किनारे पर खड़े थे। दुर्गा 4-5 गज दूर मेरे दाईं ओर था। मैंने स्थिति का जायजा लिया। मैं और ललता एक दूसरे के आमने सामने लगभग चट्टान के किनारे पर खड़े थे। दुर्गा 4-5 गज दूर मेरे दाईं तरफ ढलान पर था। उसका बायां पैर एक गोलाकार पत्थर पर रखा था और दाएं से वह एक बड़े भारी पत्थर को धीरे धीरे ठकठका रहा था। उसका रिवाल्वर पूर्ववत मेरी ओर तना था, लेकिन प्रत्यक्षतः वह मेरी ओर से तनिक लापरवाह था। शायद उसे इस बात पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा था कि मेरा बच पाना नामुमकिन था। मैंने चोर निगाह से अपने बाईं ओर देखा। करीब 30 फुट नीचे रेत में छोटे छोटे ढेरों पत्थरों की मौजूदगी का आभास हुआ। कई बहुत बड़े बड़े पत्थर भी इधर उधर पड़े थे। मेरे दाएं पैर के एकदम पास भी एक बड़ा पत्थर था। मैंने अपने पंजे से उसे हिलाने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि जरा से इशारे से ही वह ढलान पर लुढ़काया जा सकता था। अगर तुम चुपचाप मेरे उपदेश का पालन करोगे, सामने खड़े ललता ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, तो तुम्हें मरने में कम से कम तकलीफ होगी। और फिर अपना रिवॉल्वर कोट की जेब में रखकर तार के लपेट खोलता हुआ बोला, और अगर सोच रहे हो कि कोई करिश्मा तुम्हें अभी भी बचा सकता है, तो यह ख्याल दिमाग से ही निकाल दो। तार के तमाम लपेट खुल चुके थे। वह तार के एक सिरे पर कड़े की मदद से फंदा बना हुआ था। अब तुम मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ। पल भर हिचकिचाने के बाद मैंने उसका आदेश पालन किया। उस स्थिति में दुर्गा मेरी बाईं तरफ हो गया। वह उसी तरह खड़ा पत्थर को पैर से ठकठका रहा था। उसका दायां पैर ठीक मेरे बाएं पैर की सीध में था। ललता मेरे पीछे मुश्किल से 5 फुट दूर था।
नीचे झुको, उसने आदेश दिया। मैंने अपनी ठोड़ी छाती के साथ कसकर सटा ली और नीचे झुक गया। इस प्रयत्न में मैंने नोट किया कि दुर्गा मेरी ओर से पूरी तरह लापरवाह हो चुका था। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ अब साइड में लटक रहा था। अगले ही क्षण तार का फंदा मेरे सर पर होता हुआ गर्दन में आ पड़ा और फौरन कसना शुरू हो गया, लेकिन ठोड़ी की रुकावट की वजह से वह गर्दन को पूरी तरह नहीं पकड़ जकड़ पा रहा था। मैंने अपने बाएं पैर के पास पड़ा पत्थर जोर से उसकी तरफ लुढ़का दिया और अंजाम की परवाह किए बगैर बिजली की फुर्ती से वापस घूमा। चीते की तरह झपट कर पीछे खड़े ललता को बाहों में दबोचा और चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। मेरे लुढ़काए पत्थर ने क्या किया मैं नहीं देख सका, अलबत्ता उसे दूसरे पत्थर के साथ